जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के श्रृंखला में हमने अपने पिछले वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और आज उसी कड़ी में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है गवर्नर जनरल वायसराय, और ये इस टॉपिक को लेके आए हुए हैं और ये अपना 33वां टॉपिक है। इससे पहले हम 32 टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के हमारे चैनल SGY साइंस क्लासेस पर जा कर के उसे आप देख सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एकदम PDF बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और आज रहा आपके समक्ष ये पहला प्रश्न जो RRB NTPC स्टेज 2 13 जून 2022 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। और प्रश्न कहता है कि हड़प नीति, जिसे बेअपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? क्या वो लॉर्ड बेटिंग था, क्या वो लॉर्ड ऑकलैंड था, लॉर्ड हार्डिंग था या लॉर्ड डफरिन था? तो आपको पता होगा हड़प की नीति जो है वो किसने लागू किया था, बताइए, पता होगा आपको। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब आप डिस्कशन को देखिएगा तो यहाँ दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य विस्तार नीति हड़प नीति के लिए जाना जाता है। यानी लॉर्ड डलहौजी जो है ये किसके लिए जाना जाता है? हड़प नीति के लिए। हड़प नीति के लिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। इसने अपने शासनकाल में पंजाब व अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। और पंजाब को कब मिलाया था? 1849 में। और अवध को कब मिलाया था? 1856 में। यानी ये अपने शासनकाल में 1849 में पंजाब को और 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। अब बात आती है लॉर्ड विलियम बेटिंग की और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग व लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को सामाजिक सुधार नीति के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को समाज सुधार नीति के लिए जाना जाता है और लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्रमशः सती प्रथा उन्मूलन कब किया था? 1829 में। वह कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार किए थे। यानी ये जो है कौन, लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है ये किसका उन्मूलन किया था? सती प्रथा का। और ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है ये कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन करके समाज में सुधार लाया था। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो आ जाता है, इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी। अगर बात करते हैं लॉर्ड बेटिंग की और लॉर्ड हार्डिंग की, तो ये दोनों समाज सुधार के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और देख सकते हैं आप इस प्रश्न को। कहता है कि डैश ने वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्ति किया था। यानी किसने 1815 में भारत का पहला सर्वेक्षक नियुक्ति किया गया था? यानी डैश को वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। क्या वो जेम्स रेलन था, क्या वो जॉर्ज एवरेस्ट था, या थॉमस एडिसन था, या कॉलिन मैकेजी थे? कौन थे बताइए? तो हम लोग थोड़ा डिस्कशन को देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है कि 1815 में कॉलिन मैकेजी
को भारत का पहला महासर्वेक्षक जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी भारत का पहला महासर्वेक्षक कौन था? कॉलिन मैकेंजी। कहता है कि उन्होंने 1815 से 1821 तक इस पद को धारण किया और 1815 से 1821 तक महासर्वेक्षक जनरल के रूप में कॉलिन मैकेंजी रहे। भारत के सर्वेक्षक जनरल भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सर्वेक्षक विभाग के प्रमुख होते हैं। यानी भारत के जो सर्वेक्षक जनरल होते हैं वे भारत सरकार के जो विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय है उसके तहत उसके सर्वेक्षक विभाग के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है कॉलिन मैकेंजी। कौन हो जाता है? कॉलिन मैकेंजी, यानी डी इसका सही आंसर आ जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब कहता है कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? क्या वो 1757 से 1810 तक था, 1723 से 1734 तक था, या 1813 से 1830 तक था, या 1848 से 1856 तक था? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है वो डी हो जाता है, 1848 से 1856 तक। और चलिए, तो इस प्रकार से इसका डी आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिस्कशन है जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। प्रश्न कहता यहाँ लिखा गया है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा था। यह अपनी साम्राज्यवादी नीति राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। यानी लॉर्ड डलहौजी जो है वो राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। इसने अपने समय में पंजाब को 1849 में तथा अवध को 1856 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। इसके समय में 1854 में डाकघर सेवा तथा 1853 में रेलवे सेवा की शुरुआत हुई थी। यानी लॉर्ड डलहौजी जो है ये राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके समय में कुछ प्रमुख कार्य भी हुआ था। जैसे कि 1854 में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी और 1853 में रेलवे सेवा की शुरुआत हुई थी। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे पहली बार भारत में रेलवे कहाँ चलाया गया था, किन दो स्थानों के बीच चलाया गया था, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना डैश के काल में की गई थी। क्या वो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या लॉर्ड मेयो थे? कौन थे बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर आप यदि इसका डिस्कशन देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रिटिश राज्य के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 28 जनवरी 1835 को बंगाल के कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। यानी विलियम बेंटिंग ने 28 जनवरी 1835 को बंगाल की कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। यह भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कौन है? कोलकाता मेडिकल कॉलेज। कौन है? कोलकाता मेडिकल कॉलेज भारत का पहला मेडिकल कॉलेज है। इसका स्थापना किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कब किया था? याद रखेंगे 28 जनवरी 1835 को। कब किया था? 28 जनवरी 1835 को। यह एशिया का सबसे पुराना मौजूदा अस्पताल है। यानी यह एशिया का सबसे पुराना मौजूदा, यानी एशिया का वो सबसे पुराना अस्पताल जो अभी तक है वो कौन है? कोलकाता मेडिकल कॉलेज, जो किसके द्वारा खोला गया था? किसने स्थापना करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कब स्थापना कराया था? 28 जनवरी 1835 में। कहाँ? बंगाल के कलकत्ता में ना। अब अगर हम बात करते हैं विलियम बेंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण बातें। विलियम बेंटिंग जो 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल के रूप में रहे,
के कार्यकाल के दौरान अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा की अंत और 1833 में चार्टर अधिनियम और अंग्रेजी भारत के प्रशासन की राज्य भाषा बनी। यानी इसी के टाइम में 1833 का चार्टर अधिनियम आया और अंग्रेजी को भारत के राज्य भाषा बनाया गया, प्रशासनिक राज्य भाषा भी बनाया गया। ये सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार से जो अपना आंसर सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित कराने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और ये 28 जनवरी 1835 को कलकत्ता में स्थापित करवाया गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांत नीति का प्रयोग किया था? व्यापगत सिद्धांत नीति को हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। और आप बताएंगे राज्य हड़प नीति का प्रयोग किसने किया था? तो ये सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहला रेलवे शुरू हुआ था। पहला रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पोस्ट ऑफिस की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुआ था। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस की शुरुआत इसी के, पोस्ट ऑफिस या डाक सेवा लिखिए ना, डाक सेवा लिखिए। डाक सेवा की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये सारा काम इनका है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन दिया गया है, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो व्यापगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति को नाम से भी जाना जाता है। इस नीति का दुरुपयोग कर अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों और रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। वर्ष 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। यानी लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बनकर आया? 1848 में। और ये कब तक रहा? 1856 तक। 1848 से बनकर आया और 1849 में ही ये पंजाब को हड़प लिया। किसको हड़प लिया? पंजाब को हड़प लिया। और उसके बाद 1856 में ये अवध को हड़प लिया। किसको हड़प लिया? अवध को हड़प लिया। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम वायसराय थे? क्या वो लॉर्ड माउंटबेटन थे? क्या वो लॉर्ड रिपन थे? लॉर्ड कर्जन थे? या लॉर्ड बेवेल थे? और ये ग्रुप डी में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका भी थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। सब आदमी को पता है कौन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में नई अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को 20 फरवरी 1947 को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया था। यानी 20 फरवरी 1947 को भारत का नया वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1848 को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे। जून 1848 को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे। यानी स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और आपको पता होगा माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। यानी ए इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और प्रश्न कहता है भारत के अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? क्या वो लॉर्ड बेरिंगस्टन है? क्या वो लॉर्ड रिपन है? क्या वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है? या लॉर्ड ब्लेंजली है? बताइए भारत का अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन को, किसको? लॉर्ड रिपन को भारत का अस्थाई स्वशासन का जनक माना जाता है।
लॉर्ड रिपन को स्वतंत्र भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1882 ईस्वी स्थानीय स्वशासन के नींव परी, जिसे स्थानीय स्वशासन मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव परी, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा क्या कहा था, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, लॉर्ड रिपन, यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और प्रश्न कहता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? क्या वो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मार्ले है, लॉर्ड मिंटो है, या लॉर्ड हार्डिंग है? कौन है बताइए? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव शुरू की थी। क्या शुरू किया था? भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव शुरू की थी, जहां मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। यानी 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम में क्या किया गया था? सांप्रदायिक चुनाव शुरू किया गया था, जहां पर मुसलमान को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, और ये सारे काम करने वाले महानुभाव थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो ये महानुभाव थे। यानी सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये कब तक कार्यरत रहे? तो ये जून 1948 तक कार्यरत रहे, जून 1948 तक ना। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 ईस्वी से जून 1948 ईस्वी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, वो तो भारतीय बात किया जाता है तो कौन है? सी राजगोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नाम से जाना जाता है। भारतीय की बात आए तब, और वैसे अगर मतलब सिर्फ गवर्नर जनरल आए तब लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और फिर से वही प्रश्न आता है। कहता है कि भारत में इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? क्या वो लॉर्ड रिपन था? क्या वो लॉर्ड रीडिंग था? क्या ये लॉर्ड इरविन है? क्या वो लॉर्ड इरविन था? क्या वो लॉर्ड रीडिंग है? क्या वो लॉर्ड रिपन है, या लॉर्ड बेवेल है? कौन है बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ आप जब इसे पढ़ेंगे तो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लॉर्ड रिपन जो 1880 से लेकर के 1884 तक वायसराय के रूप में रहे, का अपना कार्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाना था। 8 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधित एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून बनाए गए। रिपन का प्रमुख उद्देश्य इन संस्थानों के विकास द्वारा देश के प्रशासन को उत्तम बनाना था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण काम, सबसे पहले वर्नाकुलर एक्ट का निरसन कब किया गया था?
1882 में पहला कारखाना अधिनियम, 1881 में इल्बर्ट बिल विवाद, 1884 में और शिक्षा के लिए हंटर आयोग 1882 में। इतने काम किए गए थे लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो आ जाता है लॉर्ड रिपन। कौन आ जाता है? लॉर्ड रिपन, यानी सी इसका सही आंसर आ जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और देखिए, कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? अभी जस्ट हमने आपको बतलाया था स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसे? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, यानी बी इज द सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत नीति तैयार करने वाले महानुभाव थे लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड डलहौजी। सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चले आते हैं, लेकिन बीच में इसका थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन आ गया है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत किसी भी निसंतान राजा के राज्य को ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश संप्रदाय में मिला दिया जाता था। मतलब ये जो हड़प नीति है या व्यक्तिगत नीति है, इसके अंतर्गत अगर किसी राजा को बेटा नहीं है, संतान नहीं है, तो उस राजा के राज्य को ब्रिटिश राज्य में ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। इस नीति के द्वारा सर्वप्रथम सतारा को अधिकृत किया गया था। सतारा जो मध्य प्रदेश में है, इसी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले वो ब्रिटिश साम्राज्य के भाग हो गए थे और ये काम करने वाले हमारे महानुभाव थे लॉर्ड डलहौजी जी। अब कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू किया था? क्या वो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड डलहौजी है या रॉबर्ट क्लाइव है? कौन है बताइए? हड़प नीति जिसे कहते हैं। तो हड़प नीति किसने व्यक्त किया था? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ये लॉर्ड डलहौजी का देन है। ये लॉर्ड डलहौजी शुरू किया था, आपको पता होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है डैश जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति नामक नीति को तैयार किया। ये कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, यानी डी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। फिर वही प्रश्न है लेकिन भाषा थोड़ा चेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? क्या वो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड सैलिसबरी या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका सही आंसर आता है लॉर्ड डलहौजी, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वही बात है विलय का सिद्धांत, यानी विलय के सिद्धांत को ही हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति कहते हैं, व्यक्तिगत नीति कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।